नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ रणनीति, भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में गरजेंगे सीएम नीतीश कुमार, लालू के भी आने की है संभावना। दूसरी खबर में जिक्र होगा राजस्थान के चुनाव का, प्रियंका गांधी राजस्थान के दौसा में आएंगी और ईआरसीपी मुद्दे पर भाजपा पर साधेंगी निशाना। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, संगठन के अंदर भी किया 50% आरक्षण को लागू। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव में रोके ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई। अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान और कहा कि वसुंधरा राजे को मेरे कारण नहीं मिलने चाहिए सजा। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो तेलंगाना में कराएंगे जाति जनगणना, राहुल गांधी ने लोगों से किया वादा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार, भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में गरजेंगे सीएम नीतीश कुमार और लालू के भी आने की है संभावना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव का जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। बयानबाजियां तो हो ही रही हैं और इसके साथ ही अब रैली की भी तैयारी है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली के तहत एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरजने के लिए तैयार हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली होने जा रही है और इसमें जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित करने की अपनी सहमति दे दी है और रैली में भाग लेने के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को भी आमंत्रित किया गया है। इस पूरे मामले में भाजपा के बिहार प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और रैली में आने की सहमति दी है। उन्होंने कहा कि रैली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, आरजेडी के राज्य अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और इसी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी यहां पर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली सफल हो पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताइए और अगर खुलकर इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी राजस्थान के दौसा में आएंगी और ईआरसीपी मुद्दे पर भाजपा पर साधेंगी निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की कद्दावर नेता और महासचिव प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर यानी कि आज राजस्थान के दौसा जिले के सिरकाय में एक जनसभा कर रही हैं। प्रियंका गांधी के निशाने पर भाजपा रहेगी। कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को 12 जिले से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर एक जन जागरण यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा 13 जिलों से होते हुए शुक्रवार को दौसा जिले में समाप्त होगी। दोस्तों, इस मौके पर आयोजित जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी की जनसभा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रियंका गांधी इस जनसभा के माध्यम से ईआरसीपी मुद्दे को लेकर 13 जिलों के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगी। और दोस्तों, इससे पहले भी आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जहां जहां उन्होंने रैली की है, वहां पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी को वो घेरती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो जीत कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उसके लिए प्रियंका गांधी को जबरदस्त श्रेय दिया गया था। और यहाँ पर भी राजस्थान में सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि जहाँ जहाँ प्रियंका गांधी की रैली होती है, कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है। तो दोस्तों, 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रियंका गांधी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को जीत की तरफ आगे बढ़ा सकता है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, संगठन के अंदर भी किया 50% आरक्षण को लागू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ओबीसी विभाग की ओर से जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बुधवार को रुड़की के ज्योतिबा फुले धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक एवं उत्तराखंड प्रभारी ऋषि चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन के अंदर भी 50% आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्धारित किया है। साथ ही महिलाओं में 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को संगठन में मौका देने का संकल्प लिया है। शिक्षाविद श्याम सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग और महिला के बिना किसी भी
देश अथवा दल की प्रतिष्ठा को मजबूत नहीं किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान, चुनाव में रोकें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई, वसुंधरा राजे को मेरे कारण नहीं मिलनी चाहिए सजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान समेत सभी चुनावी राज्यों में चल रही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। साथ ही कहा कि चुनावी राज्यों में 2 महीने तक राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरे कारण वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव के समय इन कार्रवाइयों से सत्ता में बैठे लोगों को फायदा होता है। वैसे भी इन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी कम हुई है, जिससे देश के लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करती है और यह अपराध ऐसे नहीं है जिन पर 2 महीने बाद चुनाव होने तक कार्रवाई नहीं हो तो कोई असर पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सत्ता में आई तो तेलंगाना में कराएंगे जाति जनगणना, राहुल गांधी ने लोगों से किया वादा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो तेलंगाना में जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने राज्य में कांग्रेस की चल रही विजय भेड़ी यात्रा के दौरान भूपालपल्ली से पेद्दापल्ली के रास्ते में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और राज्य में 30 नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना को लेकर है। उन्होंने इसे एक्सरे बताते हुए कहा कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की स्थिति पर यह प्रकाश डालेगा। साथ ही ये भी निर्धारित करेगा कि देश का फंड किस आधार पर वितरित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से मोदी और केसीआर के सवाल करने को कहा कि वो जाति जनगणना कब कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आती है तो उनकी पार्टी की सरकार पहला काम राज्य का एक्सरे करने का करेगी। कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक को जाति जनगणना कराने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के सपनों को पूरा करने के लिए जाति जनगणना करानी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जाति जनगणना कराएगी। मैंने संसद में भी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जगनमोहन सरकार का बड़ा फैसला, 15 नवंबर से आंध्र प्रदेश में होगी जातिगत जनगणना। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चौधरी श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्णा ने इसकी घोषणा की है। बुधवार को राज्य सचिवालय में मीडिया में बात करते हुए चौधरी श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्णा ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके विकास के लिए योजनाएं चलाने के मकसद से 15 नवंबर से जातिगत जनगणना करवाएगी। उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई और 1931 तक हर साल ये होती रही, लेकिन 1951 के बाद से केवल जनगणना हो रही है। इस जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सभी जातियों को समग्र रूप से गिना जाता है, जिसके चलते पिछड़े वर्ग के बीच कई उपजातियों की अनदेखी हुई है। पिछड़े वर्गों के बीच पिछड़ी हुई उपजातियों की पहचान होना जरूरी है ताकि सरकार उनके विकास के लिए योजनाएं चला सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार बीजेपी में कई गुट, एक सम्राट चौधरी का, दूसरा विजय सिन्हा तो तीसरा सुशील मोदी का। तेजस्वी यादव ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी में गुटबाजी का दावा किया है और कहा है कि प्रदेश बीजेपी के अंदर कई गुट है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। राज्य में पार्टी का नेता कौन होगा, इस पर तनातनी चल रही है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी अपने अलग अलग गुट लेकर बैठे हैं और इनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा चल रही है। तेजस्वी के इस बयान ने सियासी गलियारे में गर्माहट पैदा कर दी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में प्रदेश बीजेपी पर हमला किया। चौथे कृषि रोड मैप पर विपक्ष के सवाल उठाए जाने पर तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी वालों को जो बोलना है वो बोलते रहें, इससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम ही अफवाह और झूठ फैलाना है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में गुटबाजी का भी दावा कर दिया और तेजस्वी ने कहा कि बिहार बीजेपी में अलग अलग गुट है। बीजेपी में नेता कौन होगा, इस पर आपस में ही तनातनी चल रही है। सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, विजय सिन्हा का अलग ग्रुप है और एक सुशील मोदी का ग्रुप है। सांसदों का अलग गुट है और इन लोगों का झूठ बोलने के लिए आपस में ही कंपटीशन चल रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब तक के सभी कृषि रोड मैप का लाभ किसानों को और राज्य को मिला है। यह अलग बात है कि
कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। विपक्ष द्वारा बिहार में जंगल राज की वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसी जंगल राज को दिल्ली से उखाड़ फेंकना है। वैशाली में पुलिस मुठभेड़ पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा द्वारा उठाए गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि एसपी ने पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया है। पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के पहले हेमंत कैबिनेट का बड़ा स्ट्रोक, गरीबों के लिए 8 लाख मकान बनाने की योजना मंजूर। जी हां दोस्तों, झारखंड कैबिनेट ने पीएम आवास योजना की तर्ज पर अबुआ आवास योजना को मंजूरी देते हुए एक साल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 3 लाख आवास बनाने का लक्ष्य तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत आगामी 3 सालों में कुल 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ये आवास उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल पाया। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना के साथ साथ कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले बड़े बजट वाली इस अहम योजना को हेमंत सरकार का चुनावी स्ट्रोक माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार हर बैठक में जनहित में ऐतिहासिक फैसला लेती रही है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना में लोगों को बड़ा आवास मिलेगा और इस योजना में पात्र लाभार्थियों को 2 लाख रुपए की लागत से 3 कमरों वाला मकान दिया जाएगा। बता दें कि 3 साल में झारखंड के लिए पीएम आवास योजना से लगभग 8.5 लाख आवास निर्माण की मंजूरी मिली है और हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना की घोषणा की थी और कहा था कि जरूरतमंदों को 3 कमरे का आवास मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजपूत समाज का ऐलान, लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। जी हां दोस्तों, सम्राट महिर भोज प्रतिमा के अनावरण विवाद को लेकर राजपूत समाज ने महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा नेताओं के विरोध करने का ऐलान किया गया है। समाज के नेताओं ने कहा है कि राजपूत समाज बहुल गांवों में किसी भी भाजपा नेता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली व अन्य राज्यों में भी समाज के नेता पहुंचे। इस दौरान समाज के लोगों ने कैथल में कुरुक्षेत्र बाईपास पर लगाई सम्राट महिर भोज की प्रतिमा पर गुज्जर शब्द लिखने पर रोष जताया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिजली घर बना नहीं, पीएम मोदी से करवा दिया 132 किलोवाट विद्युत लाइन का लोकार्पण। उत्तराखंड से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी से जिस 132 किलोवोल्ट पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण 12 अक्टूबर को कराया गया, उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। लोकार्पण के 4 महीने पहले से ही इस लाइन पर 33 केवी की बिजली दौड़ाई जा रही है, जबकि ये लाइन 132 केवी की बनाई गई है। इतनी क्षमता की बिजली सप्लाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले सब स्टेशन का कार्य ही नहीं शुरू हो पाया है। सब स्टेशन बनाने के लिए अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सवाल है कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट का पीएम मोदी से लोकार्पण क्यों करवा दिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में एक्शन मोड में प्रशासन, वाहनों में लाखों में हो रही नकदी बरामद, चप्पे चप्पे पर चालू है अभियान। जी हां दोस्तों, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बिहार से आने वाले लोगों के साथ ही संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने जांच के दौरान आष्टा तरफ से आ रही 3 कारों में सवार लोगों से 7,25,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की है। ये जानकारी उन्होंने अपने स्थानीय अधिकारी एसडीएम आनंद सिंह राजावत को दी और ये मामला जिला स्तरीय समिति के पास भेजा गया है। इसमें इनकम टैक्स के अधिकारी भी शामिल हैं और वो जांच करके पता लगाएंगे कि ये राशि सही है या फिर नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में राहुल गांधी की विजय भेड़ी यात्रा जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान के तहत गुरुवार को अपनी तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन विजय भेरी यात्रा में भाग लिया। यात्रा जेनको गेस्ट हाउस से भूपालपल्ली में अंबेडकर प्रतिमा तक एक बाइक रैली के साथ शुरू हुई और रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस सांसद अपनी कार में बैठे थे और सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी, विक्रमार्क और इसी के साथ कई सारे नेता
नेता राहुल गांधी के साथ थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का शिवराज पर तंज, बोले दिल्ली वाला इंजन भोपाल के इंजन को पटरी से उतारने के लिए कमर कस चुका है। जी हां दोस्तों, बुधवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज पर तंज कसा। उन्होंने भाजपा के बहुप्रचारित डबल इंजन सरकार पर ताना कसते हुए कहा है कि दिल्ली वाला इंजन भोपाल के इंजन को पटरी से उतारने के लिए कमर कस चुका है। दरअसल कमलनाथ ने पावर ऑफ अटर्नी वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए ये बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी, कांग्रेस में इतना लोकतंत्र है कि हम आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं, आपको हमारी फिक्र भी नहीं है। आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि आपकी पार्टी को आपको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने में शर्म आ रही है? जरा सावधानी से काम लीजिए। दिल्ली वाला इंजन आपके भोपाल के इंजन को पटरी से उतारने के लिए कमर कस चुका है। जैसे आपने स्मार्ट पार्क में बिना पटरी वाला मेट्रो का डिब्बा रखा है, और भोपाल के इंजन का भी वही हाल होने वाला है, जो सफर के नहीं नुमाइश के काम आएगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हुई उमा भारती, कहा किरदार का गाजी बन न सका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अल्लामा इकबाल के एक शेर का हवाला देकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी पार्टी यानी भाजपा के उम्मीदवारों की सूची पर सवाल उठाया है। उन्होंने इशारों में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को पर्याप्त टिकट न देने पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि अभी तो आखिरी सूची के बाद हम इसका भी आकलन कर लेंगे कि कितने पिछड़े वर्गों की महिलाओं को टिकट मिले। इससे मेरी पिछड़े वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की मांग सबको सही लगेगी। यहाँ बता दें कि बीजेपी ने 4 किस्तों में अपने 136 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। शेष बचे 94 उम्मीदवारों की सूची भी अगले 1-2 दिन में जारी कर देने की संभावना है। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी सूची आ चुकी है और उम्मीदवारों की इस चारों सूची के बारे में मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाता से बात करके मेरी जो धारणा बनी है, सभी को और मुझको आश्चर्य एवं प्रसन्नता का मिला जुला भाव है। उससे मैंने दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ बीजेपी नेतृत्व को अवगत करा दिया है। दोस्तों, टिकट बंटवारा मध्य प्रदेश में होते ही जबरदस्त बवाल लगातार मचता आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सागर विधानसभा सीट पर बीजेपी में बगावत, वरिष्ठ नेता मुकेश जैन ढाना ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। घोषणा के बाद से ही सागर जिले में कांग्रेस और भाजपा में बगावत का दौर जारी है। बड़ा नरियावली विधानसभा के बाद अब सागर विधानसभा सीट पर भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। सागर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश जैन ढाना ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जो ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दावेदार ने 3 पदाधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, कहा स्कॉर्पियो के लिए भी पैसे लिए, 50 लाख लेकर भी नहीं दिया टिकट। जी हां दोस्तों, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से प्रत्याशियों को लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फतेहपुर सीट पर बीजेपी से टिकट मांग रहे आनंद हुड्डा ने टिकट के बदले पैसे लेने का दावा कर दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्यूज क्लिक फॉरेन फंडिंग केस में पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया जारी। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को। जी हां दोस्तों, न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रवीण पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल प्रवीण और अमित ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दोनों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जो शुक्रवार 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी के गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने के अधिकार की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के अधिकार की वो समीक्षा करेगा। पिछले साल शीर्ष अदालत के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में ईडी को मिले इस अधिकार को बरकरार रखा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने पिछले साल के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। परिवारवाद पर सियासत तेज, सीएम भूपेश बघेल, बीजेपी ने दिए मामा भांजा और भांजी को टिकट का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा प्रत्याशियों की सूची पर तंज कसा है और कहा है कि मामा, भांजा और भांजी तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव रवाना होने के पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और राजधानी में भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह की चलना मतलब अमन सिंह की चल रही, और अमन सिंह किसके साथ है? अडानी के साथ है। अडानी की गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पर है। भाजपा पर परिवारवाद हावी है और भाजपा में परिवारवाद है और इसका असर भाजपा की सूची में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।